हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब आज मैं डिस्कस करूँगी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर ब्लड। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग को, और हम डिस्कस करेंगे हार्ट को। हार्ट जो कि मेन पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड से। ब्लड, अब जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें मैंने क्या बताया है, तब जाके थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बनेगा जिसके आगे क्या आप समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सारा डिस्कस किया कि किस तरह से जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। और उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ब्लड, जो कि फ्लो करता है वेसल्स में, और जब भी ब्लड फ्लो करता है तो उसके साथ में ही बहुत सारे सब्सटेंसेस ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर। इसके साथ में हमने सारे फंक्शंस भी देख लिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स के, और साथ में हमने जो आर्टरीज, वेन और जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। अब आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड की, ठीक है। अब बेसिकली ये ब्लड क्या होता है? ये फ्लूइड मीडियम है, फ्लूइड मीडियम होता है, एंड दिस फ्लोज इन ब्लड वेसल। ये कहाँ फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ब्लड जो कि फ्लूइड मीडियम है और वेसल से फ्लो करता है, और इसके साथ में ही तभी जो ये फ्लो कर रहा है, इसी कारण से ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ब्लड के कॉम्पोनेंट्स। सो बेसिकली जो अगर हम ब्लड है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू कॉम्पोनेंट्स में। एक तो होता है इसका फ्लूइड पार्ट, जो कि होता है प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है। और दूसरा होता है उसके सेल्स। अब ये जो फ्लूइड पार्ट होता है ये कितना परसेंट होता है? 55%। और जो सेल्स होते हैं ये 45% होते हैं। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लड के सेल्स की। जैसा कि हम जानते हैं, जो ये ब्लड के सेल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं? आरबीसी। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आरबीसी से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसी। सो हियर आरबीसी, आरबीसी को हम और क्या बोल सकते हैं? इसका एक और नाम होता है जो कि हम बोल सकते हैं अरिथ्रोसाइट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आरबीसी को और क्या बोलते हैं? अरिथ्रोसाइट्स, अरिथ्रोसाइट्स। अब ये बेसिकली जो आरबीसी है या फिर जो अरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है, ये सेल्स होते हैं ब्लड के, और इनमें क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अरिथ्रोसाइट, दे कंटेन प्रोटीन, और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है, HGM इसको बोल सकते हैं, इट जॉइन और कंबाइन विथ ऑक्सीजन और फॉर्म कर लेता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी फॉर्म में ये आर्टरी में ट्रैवल करता है। ओके, सो ट्रैवल इन आर्टरी, और फाइनली पूरे बॉडी के सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब साथ ही साथ में ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है ये,
ओके। और ये फॉर्म कर लेता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, जब कंबाइन होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ट्रैवल करता है वेन्स के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है तो फॉर्म करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ट्रैवल करता है इस आर्टरी में और हर सेल्स तक पहुंचता है। फाइनली जब ये ऑक्सीजन सेल्स में पहुंच जाता है तो सेल्स के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर फाइनली वो क्या हो जाता है, इसको वो डंप कर देते हैं ब्लड में, और फाइनली हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाता है इस खत में, और ये फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ट्रैवल करता है वेन्स में। This is very important. So basically the main the travel करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, इट एक्चुअली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। ओके, सो लेकिन इसकी ज़्यादा एफिनिटी किससे कंबाइन करने की होती है, इस ऑक्सीजन के साथ में। द हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी टू कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आरबीसी के शेप की, आरबीसी के शेप की, सो ये कैसा होता है शेप इसका, फ्लैटेंड डोनट जैसा शेप होता है, फ्लैटेंड डोनट जैसा शेप होता है। एक्चुअली हमने डोनट देखा हुआ है कैसा होता है, ठीक है। पहले अगर हम उसको फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, हमें स्फेरिकल ऐसा गोल दिखेगा, लेकिन जब उसका हम साइड व्यू देखते हैं, सो साइड व्यू कैसा होगा, ये जो बाहर के साइड से बल्ज होंगे, और ये जो बीच का साइड है ये वाला, ये कैसा होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। सो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये जो आरबीसी है ना, इट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए ये बीच में से फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिप्रेशन होता है सेंटर में, सो इट हैज डिप्रेशन एट द सेंटर, एट सेंटर। अब ये ऐसा क्यों होता है इनमें, आरबीसी में, क्योंकि बाकी सेल्स में हम जानते हैं सब में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं कि जब आरबीसी ग्रो करता है ना, उस टाइम में उनमें न्यूक्लियस होता है, या फिर हम कह सकते हैं जब इमेच्योर आरबीसी होता है, इमेच्योर आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस। लेकिन जब आरबीसी मेच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सो हम यहाँ लिखेंगे मेच्योर RBC do not contain न्यूक्लियस। क्योंकि अगर हम बात करें इनका जो फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन है, हम सब जानते हैं आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ताकि ये क्या कर सके, आरबीसी का फंक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके लंग्स से और ले जा सके, पहुंचा सके हर सेल्स तक। सो बेसिकली अगर यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियस करके बहुत सारी सेल्स की स्पेस घेर लेगा। सो अब यहाँ पे क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, सो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है मेजर सेल्स में। सो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस फ्लैटन शेप की वजह से जब मैक्सिमाइज हो जाता है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर flattened shape maximize, flattened shape ये क्या करता है, ये मैक्सिमाइज कर देता है सरफेस एरिया को, मैक्सिमाइज देयर द सरफेस एरिया, surface area of the RBC so that more oxygen binds to it, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आरबीसी के साथ में बाइंड हो सके और हर सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि कंटेन करता है, जिसमें कि प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबिन। सो बेसिकली जो ग्लोबिन होता है यही फाइनली कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं HG
इट इज़ HbO2 हम बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन O2, ठीक है, या फिर HgO2। अब ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो ये बना है यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिकली ये कहाँ बनता है, ये लंग्स में, क्योंकि हम जानते हैं RBC जो लंग्स में या फिर जो ब्लड लंग्स में जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कारण जो RBC में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई में, और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन कर जाता है इस RBC के साथ में। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने देखा कि जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ में तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये किस में ट्रैवल करता है, आर्टरी में, और ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रैवल करता है ब्लड में, सो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, और फाइनली ये क्या फॉर्म कर लेता है, कंबाइन करने के बाद में फॉर्म करता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बिनो, लेट मी राइट इट अगेन, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। और हम इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, HbCO2। और ये बेसिकली का फॉर्म होता है जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, जो बेसिकली जो अमीनो एसिड होता है ये हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और इसी फॉर्म में ये करीबन 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो इसी फॉर्म में ट्रैवल करता है ब्लड के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो RBC है, ठीक है, RBC बहुत ही स्मॉल सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स RBC, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता है, इनका साइज वेरी कर सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे हम कह सकते हैं ये क्या है, RBC है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, इसका साइड व्यू। सो फ्रंट व्यू से अगर हम देख रहे हैं, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में से कैसा यहाँ पे फ्लैटेंड है, इस प्लेस से फ्लैटेंड है, और इसीलिए साइड व्यू में ये बीच में कैसा, ये बाई कॉन्केव शेप का हमें दिखाई देता है। तो इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर, सो दैट इट कैन कंबाइन more and more of oxygen, more and more of oxygen, ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके बॉडी के हर सेल्स तक। सो यहाँ तक हमने बात कर लिया RBC की। अब हम नेक्स्ट आते हैं WBC पे, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब बेसिकली जो ल्यूकोसाइट्स होता है या फिर WBC होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स। सो मैं लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जर्म्स हो गए, या फिर टॉक्सिन्स हो गए। सो बेसिकली जो RBC है ये हमारे बॉडी के लिए सोल्जर की तरह काम करता है, एज इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ओके, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। अब हम आगे बात करते हैं WBC की। ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सो लेट अस डिस्कस ओवर हियर। ल्यूकोसाइट्स देयर आर टू टाइप्स। पहला क्या होता है, ग्रैनुलेट्स, ओके, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, इसमें कि ग्रैन्यूल होता है तो ग्रैनुलेट कहते हैं उसको। सो क्या हम बोल सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स,
साइट्स, और दूसरा इसका टाइप होता है ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब कि जिसमें ग्रैनुअल्स नहीं होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। अब अगर हम पहले डिस्कस करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं बेसिकली। सो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, मतलब कि वो WBCs के सेल्स जिसमें कि साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कंटेन न्यूमरस ग्रैनुअल्स इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। सो हियर वी कैन राइट न्यूमरस granules in the साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो कैसा होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है विथ लोब्स होते हैं। सो लेट अस राइट ओवर हियर न्यूक्लियस। ओके, ये कैसा होता है, इट इज इरेगुलर शेप्ड, इरेगुलर, एंड ऑल्सो इट इज बाइलोब्ड। ओके, या फिर बाइलोब्ड या फिर और भी लोब्ड होते हैं। सो हम लिख सकते हैं विथ लोब्स, इसमें लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में। Now, like each of there are 3 type of granulocytes is named after the type of the stain actually which they get. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं 3 types के granulocytes होते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, सो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये मोस्ट न्यूमेरस टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जो कि एस शेप या सी शेप के न्यूक्लियस इनमें होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 और 6 लोब्स होते हैं इस न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में। ओके, अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेसिकली फर्स्ट ल्यूकोसाइट होते हैं टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्या होते हैं ये ल्यूकोसाइट्स which arrive at the site of nucleus, which arrive at the site of infection। ठीक है, और साथ ही साथ में जैसे कि सबसे पहले इन्फेक्शन की साइट पे पहुंच जाते हैं, ओके, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं टू केमिकल्स विच इज रिलीज्ड बाय द डैमेज सेल्स। सो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स क्या हो गया, द न्यूट्रोफिल्स बाय फैगोसाइटोसिस की हेल्प से ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, जो कि बेसिकली फाइनली क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम आते हैं, हमें लिख लेते हैं डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ओके, और किस प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैगोसाइटोसिस। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के, जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल ग्रैनुलोसाइट्स की। ठीक है, सो सेकेंड टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है, इओसिनोफिल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इओसिनोफिल्स। अब इनमें भी क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो हैव ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रैन्यूल होते हैं। अब इनमें इओसिनोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इओसिनोफिल है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन के टाइम में। सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ eosinophils increases during पैरासिटिक इन्फेक्शन। जबकि कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उस टाइम में eosinophil के नंबर बढ़ जाते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं, और दूसरा इन्फेक्शन कौन सा हो जाएगा, एलर्जिक इन्फेक्शन जो होते हैं, एलर्जिक इन्फेक्शन। ओके, और अब इसमें हम लास्ट टाइप पे आते हैं जो कि होता है बेसोफिल। सो लेट अस राइट ओवर हियर बेसोफिल्स। ये तीसरा टाइप का हम कह सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं WBC का जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है, उसमें तीसरा टाइप होता है बेसोफिल। अब इसका बेसिकली ये दीज बेसोफिल हैव यू और एस शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें कि 2 और 5 लोब्स होते हैं। So here we can write it has 2 or 5
लोब्स। अब ये जो है बेसिकली जिनके जो ग्रैनुल्स होते हैं ये कंटेन स्टेन कर सकते हैं ब्लू और पर्पल विद सम बेसिक डाई। ओके, एंड लाइक बेसोफिल दे लाइक रिजेंबल द मास्ट सेल। ये किसकी तरह रिजेंबल करते हैं? इट रिजेंबल्स लाइक द मास्ट सेल्स। ओके, वे विच आर लाइक सिमिलर इन द अपीयरेंस एंड फंक्शन टू द बेसोफिल, द मास्ट सेल्स। ओके, now I heard the basophil also like help in fighting against the damage basically. Okay, so basophil क्या करता है? रिलीज करता है हिस्टामिन इन रिस्पॉन्स टू द टिश्यू डैमेज और टिश्यू डैमेज और क्या करते हैं? पैथोजेनिक इन्वेजन के कारण। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। इंपॉर्टेंट, सो इट रिलीज हिस्टामिन। सो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना हमारी बॉडी में, अगर कहीं इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, वो किस वजह से हो जाता है? इन बेसोफिल्स की वजह से हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो अब हमने यहाँ देख लिया ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स के, हम सेल्स देख लेते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स के 2 सेल्स होंगे। पहला क्या होता है? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और दूसरा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। सो अब ये जो लिम्फोसाइट्स है बेसिकली, या फिर अगर हम बात करें जैसे ए ग्रैनुलोसाइट्स की, सो ये सेकेंड ग्रुप होता है ल्यूकोसाइट का, एंड दीज डू नॉट हैव विजिबल ग्रैन्यूल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। अब ये क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है ये लोब्ड नहीं होता है, जैसे कि हमने ग्रैनुलोसाइट्स में देखा था। अब हम बात करें इसकी टाइप्स की। सो हमने देखा यहाँ पे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स क्या होता है। बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, ये स्मॉल या फिर मीडियम या लार्ज साइज रफली राउंडेड न्यूक्लियस होता है इनमें, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू जो स्टेन कर सकता है साइटोप्लाज्म। सो इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इट कैन बी स्मॉल और मीडियम साइज और लार्ज साइज इवन। और ये कैसे होते हैं? ये रफली शेप्ड होते हैं, रफली होता है। इसकी शेप कैसा होता है? शेप रफली होता है। अब lymphocytes की हम बात करें तो lymphocytes are the only leukocytes that can, here we can say of 2 types, it can be of 2 types। ठीक है, सो पहला क्या हम बोल सकते हैं? हम T cells जो कि मेचर करते हैं थाइमस ग्लैंड में, और दूसरा होता है B cells जो कि कहाँ मेचर करते हैं? ये बोन मैरो में, ये मेचर करते हैं बोन मैरो में। ठीक है, और फाइनली जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज ताकि ये लड़ सके इन्फेक्शन से। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि लास्ट है एक ग्रेनुलोसाइट का जो सेकेंड सेल है, वो है मोनोसाइट्स। अभी जो मोनोसाइट्स होते हैं बेसिकली ये उसमें क्या होता है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सो हियर वी कैन राइट किडनी shaped nucleus is seen, nucleus is seen। अब ये ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैनुल्स नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जब ये मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम को छोड़ते हैं और मूव करते हैं टिश्यू में, सो ये क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाते हैं, और कैसे बन जाता है? मैक्रोफेजेस। ओके, एंड फाइनली इनगल्फ द माइक्रोब्स एंड सेल डेब्रिस। सो हियर वी कैन राइट इट इनगल्फ, ये इनगल्फ करते हैं किसको? माइक्रोब्स को। ठीक है, उन्हें किल करके उन्हें इनगल्फ करते हैं, और जो सेल डैब्रिस है मतलब कि जो सेल डैमेज हो गया और जो उसके पार्ट्स हैं उसे भी ये इनगल्फ कर लेते हैं। इस तरह से जो भी क्या कह सकते हैं हम, बॉडी के अंदर सेल्स, जो सेल्स एक्चुअली खराब हो गए हैं और वो जो रप्चर सेल्स है हमारे बॉडी में डैमेज ना पहुंचाए, इसलिए मोनोसाइट्स उन्हें क्या कर जाते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। सो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली? आरबीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, डब्ल्यूबीसी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उन्हें शेप भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं सब अलग अलग टाइप्स के जो डब्ल्यूबीसीज हैं। सबसे पहले ये कौन सा है? न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें ग्रैन्युल्स हैं और जो न्यूक्लियस है ये लोब्ड न्यूक्लियस है। दूसरा है हमारा इओसिनोफिल। इओसिनोफिल भी बाइलोब्ड है। अगला आता है हमारा ये वाला, हम इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बेसोफिल। ये जो तीन हो गए, ये क्या हो गए हमारे ग्रैनुलोसाइट। Here we can write ग्रैनुलोसाइट। अब आता है बाकी के ये दोनों, ठीक है, बाकी के लास्ट के जो बाइलोब्ड है ये क्या हो जाता है हमारा मोनोसाइट। और फाइनली लास्ट वन है ये क्या हमारा लिम्फोसाइट। और जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पे ग्रैनुल्स नहीं है, तो ये क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट। यहाँ तक हमने देखा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ तक हमने पढ़ा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम जो ब्लड सेल्स में लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, वो है प्लेटलेट्स। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल, इनको हम और क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं सेल्स के, थ्रोम्बोसाइट्स। और इसमें लिख देते स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स के क्या होते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बड़े सेल्स होते हैं ना, मेगा कैरियोसाइट्स, उनके फ्रैगमेंट्स होते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, जब इंजरी होती है, एट द टाइम ऑफ इंजरी क्या होता है, इंजरी के टाइम में ब्लड फ्लो करने लगता है, ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी से बाहर जाता है, तो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स है इनका रोल होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंजरी platelets, okay, they actually form a clot. So here you can write platelets form clot, so that, or we can say so to prevent excess loss of blood. To prevent excess लॉस ऑफ ब्लड, ताकि हमारी बॉडी से ब्लड का एक्सेस ज़्यादा लॉस ना हो सके, ठीक है। अब ये बेसिकली जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ये सराउंडेड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट ईयर विल राइट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। और इनके बाहर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब बेसिकली हम जब बात करें प्लेटलेट्स की, ठीक है, इनमें कुछ होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में, बेसिकली क्लॉट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि ब्लड बहुत फास्ट, तेज़ी तरीके से बॉडी से बाहर जाता है। ज़्यादा ब्लड बाहर ना जाए, ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, इसीलिए तुरंत ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं और ये क्लॉट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से क्लॉट फॉर्म होता है। अब ये जो क्लॉटिंग, ब्लड में क्लॉटिंग होती है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
ठीक है। और ये किसके द्वारा हो जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इट इज मेनली इनिशिएटेड एंड मेंटेन बाय द प्लेटलेट्स। इसीलिए हम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स काउंट हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं मेनली इट इज इनिशिएटेड और मेंटेन भी क्या होता है? प्लेटलेट से ही होता है ये। सो योर वी कैन राइट इट इज मेंटेन्ड बाय प्लेटलेट्स ओवर हियर। सो सबसे पहले क्या होता है? एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर की इंजरी होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? प्लेटलेट्स रप्चर कर जाते हैं और रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो प्लेटलेट्स रिलीज, ये क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेंगे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। अब बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन, ये किस फॉर्म में होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सो इसे एक्टिव कौन करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन करता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन अब एक्टिव जब कन्वर्ट हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन। और ये कैसा होता है? ये एक्टिव फॉर्म होता है। सो बेसिकली इस थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग एवरीवन? सो हम यहाँ पे इसको एक फ्लो चार्ट के तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंजरी हुई। अब इंजरी हुई इसका मतलब क्या हुआ? कि टिश्यूज जो है वो रप्चर्ड हो गए, ठीक है। और जिस कारण से जहां पे टिश्यूज रप्चर हुए हैं, तो फटाफट उसी जगह पे क्या होता है? प्लेटलेट्स भी रप्चर होने लगते हैं। ओके, सो प्लेटलेट्स रप्चर एट इंजरी साइट, इंजरी साइट पे रप्चर होते हैं प्लेटलेट्स। अभी जब प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं तो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? जो हमने देखा था अभी, प्रोथ्रोम्बिन होता है जो कि ब्लड में ही होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इससे कन्वर्ट कर देता है किसमें? थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन। तो जैसा कि हम जानते हैं ये थ्रोम्बिन क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। गेटिंग एवरीवन? तो यहाँ पे जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? थ्रोम्बिन में। और ये किसकी वजह से हुआ? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है। और बेसिकली यहाँ पे क्या हेल्प करता है? कैल्शियम आयन हेल्प करता है। अब फाइनली जो थ्रोम्बिन बना है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है जो फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में होता है, फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन क्या होता है? सॉल्युबल होता है एक्चुअली, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे फाइब्रिनोजेन जो कि होता है सॉल्युबल। इस फाइब्रिनोजेन को फाइनली कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, फाइब्रिन जो कि कैसा होता है? इन सॉल्युबल होता है। और यहाँ भी कौन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन, ठीक है। और फाइनली जो फाइब्रिन जो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, इसका फटाफट पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब ये ज़्यादा बढ़ता है, ओके। और क्या बना लेता है? क्लॉट फॉर्म कर लेता है। सो क्लॉट फॉर्म्स। तो इस तरह से क्या होता है फाइनली? जब इंजरी होती है तो पूरे इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस की वजह से फाइनली क्लॉट फॉर्म होता है और ब्लड का एक्सेस फ्लो या वहीं रुक जाता है। सो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा ब्लड क्लॉट के बारे में। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट जो कि ब्लड का हमने देखा था, जैसे कि जो ब्लड में क्या होता है? एक प्लाज्मा पार्ट होता है और एक जो होता है सेल्स पार्ट होता है। अब हमने ब्लड का सेल्स पार्ट पढ़ लिया, लास्ट बचा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो ब्लड में होता है, बेसिकली ये क्या होता है? इसी के कारण से, प्लाज्मा के कारण से ही जो ब्लड होता है ना, वो कैसा होता है? फ्लूइड होता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड होता है। इस प्लाज्मा के अंदर ही सेल्स होते हैं ब्लड के, इसलिए फॉर्म उसे हम कहते हैं ब्लड। अभी जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है,
ठीक है। अगर हम देखें तो बेसिकली जो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और बाकी के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे 8% क्या होता है इनमें, प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया जो कि मोस्ट कॉमन प्रोटीन होता है, ठीक है। और भी दूसरे प्रोटीन्स, अल्फा प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोटीन होता है। साथ ही साथ में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। सो जो ट्रांसपोर्टेशन किस किस का, वेस्ट प्रोडक्ट का, वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो ब्लड के लिक्विड पार्ट में ही वे जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सो ये किस में होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है ये। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये, न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी, इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर हम ये प्लाज्मा की बात करें, सो प्लाज्मा सिंपल टर्म्स में हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्लड में से सेल्स को हटा दें, कौन कौन से, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हटा दें, तो जो बचता है वो प्लाज्मा बचता है। और अगर फाइनली हम सीरम की बात करें, सीरम क्या होता है, सो बेसिकली सीरम एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि विच इज रिमेन आफ्टर द व्हेन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा। सो अगर हम प्लाज्मा में से जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं इन्हें माइनस कर दे तो जो बचता है वो सीरम बचता है हमारे पास में। सो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि ब्लड है जो कि फ्लो करता है वेसल्स में। सो हमने आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड देखा, हमने ब्लड के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स से सेल्स देखे, और साथ ही साथ में हमने प्लाज्मा के बारे में भी स्टडी किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हार्ट को, ठीक है। हार्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है जिसके कारण ही जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, क्योंकि हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड। साथ ही साथ में हम उसमें स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट. We will also be discussing about the blood pressure in the next video, and finally we'll be discussing about the lymphatic system. So इतना पूरा करने के बाद में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।